तुम देख रहे हैं कल के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। देख लीजिए आज का मौसम कैसा है। इसके पहले यानी गर्मी में टिश्यू यही सूर्य दिखाई देंगे, आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। इस प्रकार से भविष्य का आपके तीनों काल हमारे जीवन का क्या मकसद है, ये तीनों जो है बदलते रहते हैं। यानी ऐसा ही नहीं कि वर्तमान काल ही चलेगा, इसका मतलब है कि वर्तमान काल के पहले कौन काल था, भूतकाल, और यानी वो मुझे नहीं खाना मतलब क्या जैसा भी समय रहा जैसे भी लोग रहे जी सर, कल भी था उस समय। और वर्तमान में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, जो समय में है सब वर्तमान में, और भविष्य में जो अभी आने वाला है क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से अब जब तीनों काल में तीन परिस्थितियों में समय का बड़ा अवलोकन हो रहा है, समय जो है करवटें ले रही है, समय बदल रही है। समय इसीलिए कोई महान कोई बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। क्या होती है समय में, समय के उसमें अर्जुन थे, आज समय के उसमें धनुष बाण थे, आज वही समय जो है परमाणु बम में बदल गया। देख रहे हैं ना, वो न धनुष रह गया न बाण रह गया, लोग बड़े विशाल का जो है भीम जैसे सारी का ये जैसे योद्धा रह गए, छोटा सा योद्धा एक परमाणु बम चला दे पूरा संसार का लय कर सकता है। देख लीजिए अब उस रावण जैसे, उस अश्वत्थामा जैसे, उस भीम का बड़े जैसे शरीर धारण करने वाले व्यक्ति को जरूरत नहीं है। देख लीजिए समझ में कि वो जैसे हाथी को उठाकर फेंक देते थे, महाभारत में देख रहे, उन्होंने भीम ने हाथी को उठा करके फेंक दिया था, इसलिए हाथी को मार दिया था। हाथियों में कितना बड़ा बल होता है, एक साधारण आदमी हाथी को तो नहीं उठाकर फेंक सकता है, पता नहीं कितने हाथियों का संघात कर सकता है। ये एटॉमिक सिस्टम का जमाना है, परमाणु बम का जमाना है, वैज्ञानिक तकनीकी का जमाना है। और आप देख रहे हैं जो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है, तो ये तीनों काल के हिसाब से हमारी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहला वर्तमान शिक्षा, वर्तमानकालीन शिक्षा, ये देखिएगा इसमें क्या है, आदेश सिला सिला, इसमें कुछ नहीं किया गया है। आप वर्तमान पहले ही था, भूत पहले आपने देखे न किया, भविष्य, इसमें काल के हिसाब से सबके सामने शिक्षा दी है, यानी ये काल के हिसाब से शिक्षाएं बदलेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो हम इस समय की बात कर रहे हैं, इस शिक्षा की वर्तमान का शिक्षा की बात कर रहे हैं, और जो भूतकाल का मतलब हो गया कि ये प्राचीन कालीन शिक्षा होगी। और ये प्राचीन काल की शिक्षा होगी। तो आप जो देख रहे हैं प्राचीन काल की शिक्षा तो वही अब बीत चुकी है ना, बोलिए ना, वही प्राचीन कालीन की शिक्षाओं का मार्गदर्शन था आपका वैदिक शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, दोनों को मिला करके यह प्राचीन कालीन शिक्षा थी। उसी में बीच में हिंदू शिक्षा भी उसी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन कालीन शिक्षाएं थी वो आप पूरा का पूरा पढ़ा दिया कि वह बिल्कुल संस्कारमय थी। उसमें चरित्र प्रधानता का ध्यान दिया जाता था, संस्कार उत्पन्न किया जाता था, संस्कृति से बढ़िया जुड़ाव होता था, सामाजिक बनाया जाता था, और उस समय के कालीन के हिसाब से आपको वैसा ढाला जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता, अब आगे वर्तमान काल, भविष्य काल की शिक्षा क्या होगी, यह अभी कल्पना की परिधि है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य काल में आने वाले काल की शिक्षा कैसे होगी, आने वाले काल के लोग कैसे हो जाएंगे, उसमें कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। तकनीकी इसी तरह से बदल रही है, भविष्य में तकनीकी और कितना जबरदस्त बदल जाएगी। ये सब समय हम लोग जो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ कल्पना के जरिए तर्क के माध्यम से आप जो है तर्क लगा सकते हैं कि आज की शिक्षा से आने वाली शिक्षा बहुत बेहतरीन होगी ना। जब पहले आप जो पेड़ के नीचे आश्रम में शिक्षा सुन रहे थे, मठ विहार में शिक्षा सुन रहे थे, आज आप देखिए टेबल कुर्सी जो है बहुत बिल्डिंग भवन स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही है।
इंटरनेट कंप्यूटर जो है तमाम जो है लैपटॉप की तो सारी शिक्षा दी जाती है। तो आने वाले भविष्य में तो और बेहतरीन होगी, ऐसा हम तर्क लगा सकते हैं। अब हम वर्तमान काल की शिक्षा को जो बताएंगे वह ऐसा नहीं कि बिना सिर पैर की होगी। वर्तमान काल की शिक्षा बिना सिर पैर की नहीं होगी, यह बिल्डिंग खड़ी है तो ऐसे नहीं खड़ी है, इसका भी कोई आधार है। इसी तरह वर्तमान काल की शिक्षा का आधार हमारी कौन शिक्षा है? अरे भाई जो बीत चुकी है प्राचीन काल की शिक्षा है कि नहीं, उसका ये आधार बनेगी। क्योंकि जो शिक्षाएं बीती हैं उनके संस्कार, उनके चरित्र प्रधानता, उनके विशेषता, उनके अच्छे गुण आज हमारी ये वर्तमान शिक्षा को यानी सहयोग दे रही है, कोऑपरेशन हेल्प कर रही है, कंट्रीब्यूशन दे रही है। करेगी नहीं कर रही है? क्योंकि हमारे जो शिक्षा विद्वान आज के पहले जो अपनी भविष्यवाणी कर चुके, जो उन्होंने शिक्षा पर टीका टिप्पणी की, जो उन्होंने शिक्षा की व्याख्या की, जो उन्होंने शिक्षा में कुछ पुरानी शिक्षाओं को बदलकर नई शिक्षा में जोड़ने का काम किया, जो आज भी जो उसमें बदल परिवर्तन दर परिवर्तन होता चला जा रहा है। क्योंकि इसलिए होता जा रहा है कि समय के अनुसार उसमें बदलना भी स्वाभाविक है। अब हम बता रहे हैं आपको, इसमें बताना था हमको, यह दिखा। अब हमको क्या बताना है, ये देखिए, ये चीजें आपको आधार के लिए बताई। अब आप शिक्षा जो पढ़ रहे हैं इस समय ईसाई मिशनरी, अंग्रेज ईसाई मिशनरियों की शैक्षिक, अंग्रेज छोड़ दीजिए सर समझ। अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक क्योंकि हमने इसकी पहले पढ़ा दिया। अब हमने जो बताया थे फॉर्मूला हम याद करेंगे हमेशा, ये क्योंकि आप इनके क्रम का याद रहेगा। बताएं कि नहीं, क्या फॉर्मूला बताएं, क्या फॉर्मूला याद है? पहले कौन आए? हाँ बोलिए, पी पुर्तगाली ए डी एफ डी। फार्मूला को बताएं, ये समझा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी और सुन सकते हैं, पी फॉर पुर्तगाल, ए फॉर अंग्रेज, डी फॉर डच, एफ फॉर फ्रांसीसी, डी फॉर डेन। समझ रहे हैं? अब आप जो है पुर्तगाली को पढ़ चुके हैं और ये डच को भी पढ़ा दिए, डेन पढ़ी, अंग्रेज यानी ये अंग्रेज जो दिखा गया अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। अब अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक कार्य को पढ़ाने का यह भाव है कि हमने बताया जो भी शिक्षाएं थी पुर्तगाली, थोड़ा सा उसको बताना ही पड़ेगा क्योंकि पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगाली अपनी संस्कृति, अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने हमारे यहाँ जो भी शिक्षण संस्थान डाला उसमें अपना संस्कृति, आवभाव, वेशभूषा को, उसमें धर्म को क्या क्या प्रवेश किया था। जिसमें धर्म की बात होगी तो सारे लोगों का यूरोपीय कंट्री का धर्म एक ही था, वो ईसाई और था। यानी लगभग जो हमारे यहाँ आप बता रहे हैं कि ये अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन। तो इसमें जो है ये लोग जो भी आए हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार किया है। किसका किया है? ईसाई धर्म। अब तो इन्होंने, मैंने बताया कि जो भी हमारे देश में, कंट्री में, हमारे भारत देश में आए उनका मुख्य उद्देश्य तो पहले था व्यापार करना। क्या करना था? व्यापार करना। व्यापार करना। सर सबसे बड़ा धर्म कौन सा है सर दुनिया का? बता देना बताएगा। व्यापार करना। दूसरा, इस व्यापार करने के लिए उनके सामने हिमालय जैसे पर्वत की बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी कि व्यापार किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो समस्या थी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम। कैसी समस्या? लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसलिए सारे लोगों ने इस लैंग्वेज को हटाने के लिए, अपनी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, आपकी भाषा का जानने के लिए
और उनकी भाषा को आप जानने के लिए इनकी बाध्यता थी कि इन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोला। स्कूल खोला जाएगा तो उसमें जो है अंग्रेजी का माध्यम बनाया जाएगा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी काम कर रहे हैं ये लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए। लेकिन लाभ ना हो यह जाना भी जाता है कहीं कहीं अगर आप लाभ अपने के लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं, एक के प्रकार किसी और को लाभ हो ही जाता है। कभी आपने ऐसा देखा? आप देखिए कभी कि आप अपने लाभ के लिए लगाते हैं, लेकिन दूसरा का लाभ होता है। खुदा या इसका वीडियो खराब होता है। ऐसी हो जाता। पटदार सब एक में है, पता चला कि बंटवारा हुआ तो भाई के पेट में काट फिर भाई कितना पड़ गया? हिस्सा पड़ गया। भाई ने बोला कल से एक काम नहीं तोड़ने दूंगा, एक काम तोड़ा तो पता चलेगा हाथ पांव दोनों काट लूंगा। बोलो बोलो, ऐसा नहीं होता। यहाँ कहने का मतलब आपने तो अपने लिए लगाया था, लेकिन समय ऐसी बदल गई कि अब आपका हाथ पांव कट गया। सुन रहे हैं? ये कह रहा है सर कि रात में जाने लगा के तोड़ लेंगे, तो वैसे भाई रात को तोड़ने का मतलब क्या है? सुन लीजिए, चोर जो है ना, चोर जो जिसको कहते हैं पकड़ा गया के बाद आड़े का चोर वो भाई के समान होता है, उसको चोर चोर नहीं माना जाता। समझ रहे हैं? वो भले आप गाली दे, लेकिन वो चोर जो है सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो वो कर देगा। इस प्रकार से पकड़ा के लगे काम किया, उसका एक प्रकरण किसी न किसी तरह से हमारे इंडिया को लाभ हुआ है। अब लाभ की बात है, इसमें आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ईसाई समझने के शैक्षिक कार्य। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? सारे लोगों बात को लिया, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। अंग्रेज जो है आप देख रहे हैं 1613 ईस्वी, 1613 ईस्वी से ये जो है सक्रिय होना शुरू कर रहे हैं। और 1600 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डॉट लिमिटेड प्राइवेट TVT.NTD। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कितने में? 1600। इनका मुख्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार। क्या करना था? मसाला उसाला व्यापार। फिर इन्होंने दो आधार लिया, एक शिक्षा का आधार बना, एक व्यापार का। अब देखिए 1613 से सक्रिय होना शुरू कर देते हैं। अब याद रखिए, बंगाल बिहार मद्रास, बंगाल बिहार बीबी मद्रास, लगभग इसमें कुछ एक लोग का नाम चेंज हो गया है। हम उसको शायद मद्रास चेन्नई, शायद नहीं चेन्नई के नाम से। हाँ। अच्छा, चेन्नई हो गया, ये परिवर्तित नाम है। इसी तरह जो बंबई लिखा है इसका चेंज हो गया मुंबई। ये क्या हो गया? नहीं सर, बंगाल का गजब है। अच्छा हाँ सॉरी, ये मुंबई है सर वीडियो का बंगाल बिहार मद्रास मुंबई है। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये एक मिनट, बाहर जो बंबई लिखा है ना, याद रखिए ये भी कैपिटल है। हमने तीन ही लिखा था, अब 4 हो गए, 1 2 3 4 जो है बंबई बंगाल बिहार मद्रास हो गया ना। तो इनके परिवर्तित नाम जो बंबई लिखा गया है, अब ये वहां के महाराष्ट्र के जो मूल निवासी ज्यादातर मराठी लोग, उन्होंने इस पर जो है इसके नाम को चेंज कर दिया। अब ये बंबई से मुंबई हो गया। क्या हो गया? मुंबई। और बिहार तो हमको लग रहा है कि उसका तो पहले से ही चल रहा है। नहीं, पाटलिपुत्रा था, उसके बाद अपन बिहार। तो बिहार को मान लीजिए कि सदाबहार है। बिहार क्या है? अब आप देख रहे हैं ये क्या है? ये इनके शिक्षा संस्थान क्या है? शिक्षण। हाँ, ये बोलिए ना भाई, चला। ये क्या है? आप लोग थोड़ा बोलो मेरे भाई। शिक्षण संस्थान, पावर हाउस है सर, बोली नहीं। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। स्कूल, कॉलेज,
समझ रहे हैं? ये शिक्षण संस्थान, ये क्यों शिक्षण संस्थान इनके हैं? क्योंकि यहाँ इनको जो है सुलभ व्यवस्था मिल गई। यहाँ इनके शासनिक प्रशासनिक चलाने की जो व्यवस्था बड़ी सक्रिय है। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों है? क्यों इन्होंने इन बिंदुओं को केंद्र बिंदु बना लिया? जैसे मुंबई को बना लिया, बंगाल को बना लिया, बिहार को बना लिया, मद्रास को बना लिया, चेन्नई को बना लिया, और ये जो बिहार को बनाया। इसलिए जान रहे हैं, इसलिए कि आप जान रहे हैं, ये लोग अभी आप पढ़ रहे थे कि ये जो पुर्तगाली थे, ये आपका अंग्रेज की बात छोड़िए, ये डच थे, ये फ्रांसीसी थे, ये डेन थे। ये जो लोग थे, जो भी आप जान रहे हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी कंपनियां बेचकर अंग्रेजों को चले गए, जैसे डच वगैरह है। और जो पुर्तगाली से और इससे फ्रांसीसी से युद्ध हुआ, तो आप फ्रांसीसी करना ये कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी को भगा दिए और पुर्तगालियों को मारकर भगा दिए, और से अपना जो बेचकर चले गए, तो आल इन दाल हो गए, सब हो गए अंग्रेज। अब अंग्रेज जो है, अंग्रेज को आप जब भी कहेंगे कि अंग्रेजों का प्रवेश द्वार इंडिया में किन किन युद्धों से हुआ है, तो ये दो युद्ध को आप जान लीजिए। एक प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1762, ये 1757 है। कितना है? 1757, ये है 1764, एक जो है, दूसरा है 1764 बक्सर का युद्ध। नहीं, जो मुख्य उसी को बताएंगे, बक्सर का युद्ध, पानीपत। ये है 1700। याद रखिए का और युद्ध किया गया है चौसा का युद्ध। कौन युद्ध? चौसा का युद्ध, इसको भी याद करें, 1539। चौसा का युद्ध, ये है चौसा का युद्ध 1539। 1539 ये चूंकि बहुत पहले हुआ है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा करप्शन है कि इसमें अंग्रेजों से नहीं हुआ। ये शेरशाह हुमायूं हुमायूं के बीच हुआ शेरशाह था, और हुमायूं, वही भाग गया था। इसलिए लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये भी युद्ध अपने समय में बहुत बड़ा ही माने रखा था। अब हमको दो युद्ध का वर्णन इसमें मिला है, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध इतनी खतरनाक और इतनी बुरी तरह से हमारे लोगों की पराजित हुई है कि जिनका कारण रहा कि अंग्रेज हमारे ऊपर जो है हावी हो गए। समझ रहे हैं? अब हावी हो गए, तो ये हावी हो गए तो अपने अनुसार यहाँ प्रशासन शासन करना शुरू कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये इनके क्षेत्र बनाए थे, बंगाल, बिहार जो बता रहे हैं, आपका मद्रास, मुंबई, इनके क्षेत्र थे। यहाँ ये जो है क्या किए कि इनका मुख्य मुद्दा था कि हमें जो है भारतीयों, अच्छा सुनिए, सबसे बड़ी, अभी हमने मुगल वंश को भी पढ़ाया था, मुगल वंश को बताया था, तो ये कितना बताया था? 1206 से 1707 है। एक मिनट, 1707 है, राउंड फिगर में उसको 17 समझ। मोटे मोटे 1707 से लिखा जाएगा। आप देखिए 1707 क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ इतिहास में अच्छा जानने के लिए मोटा मोटा आप 6-7 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1200, 1700, यानी 1200 से 1700 का मुगल काल है। कौन है काल है? मुगल काल, यानी मुस्लिम शाहजहां का काल है, ठीक है, मध्यकालीन। इसके बाद हाँ उसको मध्यकाल की बात जाते हैं। यस सर। तो ये चीजें लगभग अगर 1700 से 1200 का डिफरेंस करेंगे तो 500 ये आप बता रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा वर्ष तक जो है शासन हमारे यहाँ मुस्लिमों ने शासन किया। समझ रहे हैं? अगर इसको बहुत ज्यादा बेहतरीन जाना है तो 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ हासिल हुआ है, और लास्ट में 1707 का जो है वो है औरंगजेब। यानी आप इतना से कर सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुतुबुद्दीन ऐबक से अंग्रेज तक, अंग्रेज के भी औरंगजेब तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से औरंगजेब तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से औरंगजेब तक कितने बीच के उतरा, यानी औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए वो एक आयोग हुए, क्या हुए? इतिहास का विशेष योगदान दिया। अब जो है अंग्रेजों के शैक्षिक कार्य में अंग्रेज